हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है फिर से आपका एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1। हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिंक, ठीक है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें से बेसिक लेक्चर आपको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि बेसिक में मैंने बताया है कि आपको कैसे समझना है डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को। हिंदी में अगर लिखा है तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अगर आपने पहला वाला लेक्चर मतलब बेसिक आपने देख लिया है तो आप आसानी से इसको भी समझ पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अपनी बुक आप अपने सामने रखेंगे, रजिस्टर और पेन हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो सोचिए आप किसी कोचिंग में ही बैठे हैं, ठीक है। तब आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है, मैं आपकी पूरी की पूरी मैथ तैयार कराऊंगा। बस आपको ज़रूरत है हमारे साथ बने रहने की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो एक कण वक्र 6y बराबर क्या दिया है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 ऐसे कुछ दिया है, हाँ, के अनुदिश या अनुगत गति कर रहा है, ठीक है। इस वक्र के अनुगत एक कण गति कर रहा है। आगे इसने बताया है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। वो बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। आपको बिंदु कैसे दिए होते हैं? x, y के फॉर्म में दिए होते हैं। तो बिंदुओं मतलब एक से अधिक बिंदु होंगे, इसका मतलब है। तो हम कह सकते हैं x1, y1, x2, y2 कुछ भी होंगे, वो आपको ज्ञात करना है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अब जरा समझो, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। बदल रहा है मतलब बदलने की दर उसकी 8 गुनी ज्यादा है। अब समझो भैया, मतलब y x निर्देशांक जो है वो y निर्देशांक की तुलना में, क्या बोला यार, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है वो 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है। y निर्देशांक का बदलना मतलब dy अपॉन dt। y निर्देशांक के बदलने की दर है dy अपॉन dt। x निर्देशांक के बदलने की दर है dx अपॉन dt। तो y निर्देशांक जो है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक का 8 गुनी तीव्रता से, x निर्देशांक के 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है कौन? y निर्देशांक। मतलब जो y निर्देशांक के बदलने की दर है वो x की 8 गुनी है। तो x के निर्देशांक के बदलने की दर की 8 गुनी कर देंगे तो वो y निर्देशांक के बदलने की दर हो गई। बात समझ पाए? ये आपको समझना था। मैंने बताया ना, जो हिंदी में लिखा है उसको आप मैथमेटिक्स में कैसे चेंज कर सकते हो, ये मैंने भैया लेक्चर नंबर 1 में बताया था आपको बेसिक में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया लेक्चर नंबर 1 बेसिक वाला जरूर देख के आइए। और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहां पर एक लिंक दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। वहां पर जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे वीडियोस खुल जाएंगे। पहला वाला लेक्चर ही है बेसिक का, उसमें लिखा भी हो शायद बेसिक, तो आप उसको जरूर देख लीजिए, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब dy बाई dt इक्वल टू 8 dx अपॉन dt ये हो गया। अब आपको बिंदु ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये आपके पास ये तो कंडीशंस दे दी गई है, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दी है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आप इसका अवकलन करिए t के सापेक्ष, क्योंकि dt दिया है, तो 6y का अवकलन t के सापेक्ष dy अपॉन dt हो जाएगा। x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 आएगा, x की पावर 2 बचेगी, और लेकिन t के सापेक्ष है तो dx अपॉन dt हो जाएगा। और प्लस में 2 जो कांस्टेंट होता है उसका तो 0 हो जाता है, तो प्लस में 2 का 0 हो जाएगा। चलो वैल्यू रख देते हैं। dy अपॉन dt की जगह पर क्या आप रखोगे? dx 8 dx अपॉन dt, तो रख दो भाई, 6 लिखो, गुणे में dy अपॉन dt की जगह पर रख सकते हो 8 dx अपॉन dt, इसने दे दिया है ये बात, ठीक है, इंटू 3x² और dx अपॉन dt। अब देखो दोनों पक्षों में dx अपॉन dt है तो कैंसिल आउट कर सकते हो dx अपॉन dt। आपके पास क्या मिलेगा? तो 8 छंग 48, इधर बचेगा 48 बराबर में 3x²।
3 को इधर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 48 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, सही है ना, मेरे ख्याल से 16 आएगा। अब x का वैल्यू निकालोगे रूट में 16 रूट, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस का 4। भैया x का वैल्यू आया है प्लस का भी 4 और माइनस का भी 4, ये समझ के रहिएगा, ठीक है। अब x का मान अगर प्लस का 4 है तो y का मान क्या होगा, x बराबर अगर प्लस का 4 है तो y का मान क्या होगा, लिखते हैं, क्योंकि x के 2 मान आए तो y के भी 2 मान आएंगे। 6y बराबर में x की जगह पर प्लस का 4 का क्यूब लिखिए, प्लस का 2 लिखिए भैया, तो ये बन जाएगा 6y, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 2, ठीक है, सॉरी 64 कैसे लिखा जाता है यार, 64 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर 66 बटे में क्या आ जाएगा 6, ठीक है, तो ये बनेगा y इक्वल टू 66 के बटे में 6 हो गया, तो भैया ये क्या बन जाएगा 11, तो y इक्वल टू 11। तो एक बिंदु निकल के आया 4x, x का मान जब 4 था तो y बराबर 11 निकला, एक बिंदु निकला। दूसरा बिंदु कैसे निकालोगे, x बराबर -4 लिखिए, x बराबर -4 रखोगे तो इसमें रखिए 6y बराबर में -4 का क्यूब प्लस 2, तो ये 6y, 4 का क्यूब माइनस का 64 हो जाएगा आपकी बार, प्लस का 2, तो 6y बराबर में माइनस का 64 भैया कितना बचेगा, माइनस का 62, बात क्लियर है ना, माइनस का 62, और y इज इक्वल टू माइनस का 62 बटे 6 मतलब माइनस का 31 बटे 3, 2 से काट दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस का 31 बटे 3 लिखिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 1 बटे 3 माइनस का, ठीक है, तो आपकी मर्जी। अब इस बिंदु को कैसे लिखोगे, तो माइनस का 4 और माइनस का 31 बटे 3, ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। तो ये 2 बिंदु हैं ऐसे जो हमें ज्ञात करने थे। एक बार मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है यार अजीब आंसर थोड़ा है ये, लेकिन ठीक है यार, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर अच्छा है, कोई टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने दिया गया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या बढ़ रही है किस दर से, तो त्रिज्या के बढ़ने की दर dr/dt लिखते हैं हम लोग, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन में बढ़ने की दर को हम लोग कैसे लिखते हैं, dv/dt। मैंने सब बातें पिछले वीडियोस में बता दी हैं, ठीक है। तो dv/dt किस दर से बढ़ रहा है आपको निकालना है, और आपके सामने कुछ दिया है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो भैया लगाओ यार, आयतन में परिवर्तन की दर आप निकालिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, गोलाकार है, ओके, बुलबुला है तो यार गोलाकार होगा ही होगा, ठीक है। सो लगाते हैं आयतन का फॉर्मूला, आयतन v बराबर में होता है 4/3 पाई r क्यूब, भैया गोले का आयतन, तो ये बनेगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का हो जाएगा 3 नीचे r² और dr/dt, ठीक है। रख दो वैल्यूज, dv/dt इक्वल टू 3 से 3 खत्म, 4 पाई r की जगह पर भैया 1, तो 1 का स्क्वायर, dr/dt की जगह पर 1/2, तो 1/2, तो ये क्या बनेगा आपका dv/dt इक्वल टू 4 पाई इंटू में 1 का स्क्वायर 1/2 ही होगा, 2 से 2 काट देंगे, तो dv/dt इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से 12वां क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब 13वें की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है, बताया गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास, भैया परिवर्तनशील व्यास दिया है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, जिसे हम d से लिखेंगे, r से नहीं, r से त्रिज्या लिखते हैं। तो व्यास कितना है 3/2 इंटू में 2x + 1, ये व्यास दिया है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन के परिवर्तन की दर मतलब dv/x के सापेक्ष मतलब dx, dv/dx ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो भैया गोले का आयतन या गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है।
लेकिन यहाँ पर तो डी दिया है, डी मतलब व्यास, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 3/4 इंटू 2x + 1। भैया आधी होती है ना, व्यास की आधी कर दी, 3/2 था 3/4 कर दिया, 2x + 1, तो ये हो गई भैया त्रिज्या। तो यहाँ पर r की जगह पर त्रिज्या रख दीजिए आप 4/3 पाई। r की जगह पर क्या रखेंगे, तो r की जगह पर रखेंगे 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, ओके। तो ये लिखेंगे v, अभी तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 4/3 पाई 3 का क्यूब, देखो देखो यार, इसका ये होल क्यूब ऐसे होगा होल क्यूब। ठीक है, तो 3 का भी क्यूब आएगा, 3 × 9 = 27, 4 का भी क्यूब आएगा, 4 × 16 = 64, और इंटू में फिर 2x + 1 का भी क्यूब आएगा। चलो कोई बात नहीं है, इससे 3 × 9 = 27 से काट दोगे, 4 से काट दोगे 16 आ जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा 9π/16। मेरे ख्याल से ये सही है। और साथ ही में 2x + 1 का होल क्यूब। dv/dt आपको नहीं निकालना, dv/dx निकालना है, तो x के सापेक्ष करना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 9π/16। अब यहाँ पर देखो चेन रूल लगा सकते हैं, इसको x माना, x का क्यूब, तो ये 3x² होगा, तो 2x + 1 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन 2x + 1 का दोबारा करना पड़ेगा, तो ये 2x का 2 हो जाएगा, और 1 का तो 0 होना ही है। ठीक है, अब आप इसमें x का वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि कहीं पर दिया था क्या, नहीं दिया था। चलो ठीक है, तो x के फॉर्म में ही आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, उत्तर भी आ जाएगा इसी फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, काट सकते हो 2 8। ठीक है, 9 × 3 = 27, तो 27/8 पाई, और इंटू में है 2x + 1 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कहाँ गए भाई तुम? आंसर है 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है हम लोगों का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 भी सरल है, बस ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपने बेसिक वाला समझा है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, आज मैं रेड पेन भूल के आया हूँ तो बस काले से ही लिख रहा हूँ। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब जरा समझो, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मैंने किसका आयतन बताया था, किसका आयतन बताया था मैं बोल रहा हूँ, देखो मतलब ये मात्रक बताया था मैंने, सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन का मात्रक, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है वो आयतन में परिवर्तन की दर होगी, मतलब dv/dt आपको दे दिया है, आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे दिया है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग होता है। अब जरा समझिए, जिसकी ऊंचाई मतलब h लिख लेते हैं, आधार की त्रिज्या का मतलब r का 1/6 भाग होता है, बटे में 6 कर दीजिए। यही बोला ना कि ऐसा शंकु बनाते हैं जिसकी ऊंचाई मतलब h सदैव आधार की त्रिज्या मतलब r का 6वां भाग है, तो 6वां भाग है मतलब बटे 6 कर दिया। चलो तो इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर 6h आ जाएगा। ठीक है, ये दे दिया है किसी न किसी चीज़ के लिए। आगे बताया है, रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। रेत से बने किसी शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब ऊंचाई के बढ़ने की दर मतलब dh/dt आपसे पूछी गई है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मतलब h बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब जरा समझो, आपको ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात है, ऊंचाई के लिए कोई सूत्र तो होता नहीं है, तो सूत्र आप लगाओगे जो दिया है, आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए आप। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। शंकु का आयतन भैया पता है क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो ये हम v बराबर 1/3 पाई, r की जगह पर क्या करोगे, क्योंकि दो वेरिएबल है यार, r भी है h भी है, लेकिन हमें h दिया है r दिया नहीं, तो हम r को h में बदल देते हैं, क्योंकि हमें पता है r बराबर क्या है 6h, तो जहाँ पर r है वहाँ पर हम 6h लिख देते हैं और इंटू में h। v बराबर में 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में एक h है, ये काटेंगे 12 आ जाएगा,
तो v बराबर 12 पाई और ये h क्यूब हो गया। अब भैया dv अपान dt निकालिए। dv अपान dt क्या हो जाएगा, 12 पाई, h का हो जाएगा 3h स्क्वायर h क्यूब का, लेकिन dh अपान dt भी तो होगा। ठीक है, रख दो। dv अपान dt कितना है, dv अपान dt आपके पास 12, इधर 12 पाई है ही आपके पास, 3 भी है, h की जगह पर आपको रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया और dh अपान dt लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी 12 के, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 12 के बटे में क्या आएगा, 12 पाई, 3 भी आएगा, 4 चक्कू 16 भी आएगा, बराबर में क्या बचेगा, dh अपान dt। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा dh अपान dt इक्वल टू ऊपर 1 नीचे 16 3 48, 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मेरे ख्याल से यही आंसर रखना चाहिए। अगर आप पाई का वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां सूत्र मतलब इसका भी मैं आंसर मिला लेता हूँ एक बार, जिससे कंफर्म हो जाएगा। हाँ, 48 पाई के रूप में ही दिया है, 1/48 पाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठाने हैं और फिर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे के क्वेश्चंस को भी आसानी से हम कर पाएंगे। देखिएगा कितनी आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप कूल माइंड रहें और आराम से क्वेश्चंस को टैकल करें। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुछ लागत cx, ये लागत दी गई है भैया। ठीक है, कितनी है, 0.007 x क्यूब, ओके, माइनस में 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x, ओके, प्लस 4000। ठीक है, ये दिए से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया मतलब x बराबर 17 है। सीमांत लागत ज्ञात करना है, s डैश x आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस यही आपको अवकलन करना है इसका भैया, c डैश x करिए आप। ठीक है, 0.007 x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 0.003 x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस 15x का क्या हो जाएगा, 15x का 1, और 4000 का तो 0 होना है, कोई मतलब ही नहीं है, बस x का वैल्यू रख दो भाई। तो x का वैल्यू रखोगे आप तो 0 पॉइंट, देखो गुणा कर देते हैं, तो इनके साथ यहाँ 21 करोगे 0.021, ठीक है, और x की जगह पे यहाँ पे 17 रखोगे तो गुणे में 17 का स्क्वायर, माइनस में इनके 3 दूनी 6, 0.006, और x की जगह पर 17 रख दोगे और प्लस में 15। तो अब आगे करते हैं c डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर होगा 289, माइनस में 0.006 इंटू में 17, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें 17 छक्का 102, 0.102 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, s डैश सी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.069। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है अलग से, आप लोग समझ लेना। ठीक है, इतना खतरनाक मैं भी कर नहीं पाता हूँ इतनी जल्दी, लेकिन समझ लेना मैंने अलग से करके रख लिया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई, इसको आप अगर ऐड करें, देखो ये माइनस का है, ओके, ये प्लस के हैं दोनों, तो इनको ऐड कर दो, इसको घटाना पड़ेगा, तो इनको ऐड करते हैं 0.000 लगा देते हैं, इनको ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा 15 6 21, 21.069, ओके, ये हो गया, माइनस में 0.102, ओके। तो अब आप इसको अगर घटाएंगे तो आंसर आएगा कुछ इस तरह से, 9 से 2 जाएगा 7, 6 से 0 जाएगा 6, और यहाँ 10 आएगा, 10 से 1 जाएगा तो 9.20, ऐसे कुछ 20.967। तो मेरे ख्याल से ये आंसर सही होना चाहिए।
आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए, अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में दिया गया है। तो Rx का जो वैल्यू है वो दिया, Rx इक्वल टू दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ठीक है। से प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू 7 है तो आपका सीमांत आय ज्ञात करना, फिर वही करना है। सी आर डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 13, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अवकलन, 26 x का हो जाएगा 1 और 15 का 0। आर डैश एक्स ज्ञात कर, आर डैश 7 ज्ञात कर दीजिए आप 7 पर, ठीक है। तो x जगह पर 7 रखेंगे तो 13 दूना 26, इनको कर देते हैं पहले 26 और गुणे में 7 हो जाएगा, प्लस 26 एकम 26, तो 26 कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 7 प्लस 1, आप जैसे ही कैलकुलेशन करें इंटू 8 गुणा कर दें, 8 छंग 48 के 8, 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 20, 208। और एक बार हम आंसर भी चेक करके आपका देख लेते हैं। 208 परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाएंगे, बहुत इजी है। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्या कहा है? एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है? मतलब r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब बटे में dt नहीं dr रखना है, ठीक है। सो ए फार्मूला लगाइए, पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का। सो dA अपान dr अगर आप निकालेंगे तो बन जाएगा 2 पाई r। तो 2 लिखिए, पाई लिखिए, r की जगह पर आप कितना रखेंगे? 6, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से आंसर, ठीक है। तो 12 पाई आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? उत्पाद की इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय में Rx बराबर में दे दिया है आपका 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस में 5, ठीक है। सर प्रदत्त x बराबर 15 हो तो सीमांत आय ज्ञात। x बराबर कितना है भैया? 15 है, तो आपको सीमांत आय ज्ञात करना है। अगेन सी आर डैश एक्स निकालना है। तो 3x स्क्वायर का 2x प्लस 36 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 5 का 0, गुणा कर देंगे, 6 रखेंगे, x की जगह पर 15 कर दीजिए, प्लस 36 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, 15 छक्का 90 ना, सही है। 15 छक्का 90 प्लस 36 बराबर में हो जाएगा 126। तो ये आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे थे या फिर पहला वीडियो बेसिक वाला नहीं देखा था तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ही ये सारे लेक्चर्स आप आसानी से समझ पाएंगे। आगे के क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ी एक्टिवनेस कम है, लेकिन परेशान मत होना, हम आगे क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको क्लास में कुछ समझ में आया है तो भैया कमेंट जरूर करिएगा आप प्यारा सा एक, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।